गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड। हम आईसीआई के स्टडी मटेरियल से सी इंटर के लिए सैलरी का चैप्टर आप पढ़ रहे हैं टैक्सेशन में। अपना पेज नंबर 3.28 तक हो गया था, हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। ई पॉइंट है अलाउंसेज विच आर फुली एग्जाम अंडर बोथ रेजिम। बोथ रेजिम आप कई बार पढ़ चुके हैं कि दो टैक्स पे करने के दो तरीके हैं, एक तो न्यू टैक्स रेजिम है, एक ओल्ड टैक्स रेजिम है। यानी एक डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम है और एक नॉर्मल प्रोविज़न है टैक्स के। अगर आप डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम चुनते हैं यानी न्यू टैक्स रेजिम चुनते हैं तो उसमें बहुत सारी एग्जाम्पशंस और डिडक्शंस आपको नहीं मिलती हैं, ऑल्दो आपको कम रेट से इनकम टैक्स देना होता है। और अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम चुनते हैं, नॉर्मल प्रोविज़न या ऑप्शनल टैक्स रेजिम चुनते हैं, उसमें आपको हाई रेट से टैक्स देना होता है, पर आप उसको इसमें बहुत सारी एग्जाम्पशन डिडक्शंस आपको मिलती हैं। तो जब आपके पांचों हेड हो जाएंगे, आप डिडक्शन वाला चैप्टर पढ़ लेंगे, जब आप टैक्स लायबिलिटी निकालना सीखेंगे तो उसमें आपको कंपेयर करना होगा कि किस टैक्स में आपकी टैक्स लायबिलिटी कम आती है, किस ऑप्शन में आपकी टैक्स लायबिलिटी कम आती है, आप उसी ऑप्शन को चूज़ करेंगे। तो ये जो अलाउंस है जो आप पढ़ने जा रहे हैं, चाहे आप ओल्ड टैक्स रेजिम चूज़ करें, ओल्ड टैक्स रेजिम बोल लें, नॉर्मल टैक्स रेजिम बोल लें, ठीक है, या ऑप्शनल टैक्स रेजिम बोल लें, तो उसमें भी छूट मिल जाएगी। और अगर आप न्यू टैक्स रेजिम चूज़ करते हैं या डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम चूज़ करते हैं तो उसमें भी आपको ये अलाउंसेस की छूट मिलेगी, ये माफ़ हो जाएगा। अलाउंसेस पेबल आउटसाइड इंडिया सेक्शन 10 सबसेक्शन 7, यानी ये सेक्शन ये बोलता है कि अगर आप गवर्नमेंट के बिहाफ पर इंडिया से बाहर जाके कोई सर्विस देते हैं तो गवर्नमेंट आपको जो भी अलाउंसेस और परक्यूजिट्स देती है वो एग्जेम्प्ट होती हैं। जैसे एम्बेसी होती है इंडिया के बाहर, तो जो भी अलाउंसेस दिए जा रहे हैं वो एग्जेम्प्ट होते हैं। अलाउंसेस और परक्यूजिट पेड और अलाउड एज सच आउटसाइड इंडिया बाय द गवर्नमेंट टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर सर्विसेज रेंडर आउटसाइड इंडिया आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। नेक्स्ट है एन्यूटी और पेंशन। नाम से पता चल रहा है, एन्यूटी मतलब एक आप फिक्स अमाउंट आपको पे करेगा आपका एम्प्लॉयर, वो एन्यूटी कहलाता है। एन्यूटी का नॉर्मल मीनिंग होता है कि कोई भी पर्सन आपको जो है एक फिक्स अमाउंट दे रहा है एनुअल बेसिस पे कि भैया मैं इतना पैसा आपको दूंगा। और पेंशन तो आप समझते हैं, जब कोई पर्सन रिटायर्ड हो जाता है जनरली आफ्टर 60 ईयर के बाद आपको घर बैठे, जब कोई आपको काम नहीं करना है पर आपने जो इतने साल काम किया उस एम्प्लॉयर के लिए, वो आपको एक हर महीने क्वार्टरली किसी भी बेस पे दे सकता है। पर मंथ भी हो सकती है पेंशन, क्वार्टरली भी हो सकती है, हाफ ईयरली भी हो सकती है, एनुअल भी हो सकती है, तो उसे वो पेंशन होती है। अब क्वेश्चन उठता है इस पर भी टैक्स लगता है। बिल्कुल, इस पर भी टैक्स लगेगा, इन दोनों पर। अब क्या कितना लगेगा वो हम इस पर पढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ एन्यूटी, एज पर द डेफिनेशन एन्यूटी इज ट्रीटेड एज सैलरी। एन्यूटी को भी सैलरी का पार्ट माना जाएगा जो आपको अमाउंट दे रहा है आपका एम्प्लॉयर। एन्यूटी इज अ सम, ये वो अमाउंट होता है पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर, किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए दिया जाता है। इट्स अ ईयरली ग्रांट, एक तरह से ईयरली बेसिस पे मिलता है। इफ अ पर्सन इन्वेस्ट सम मनी एंटाइटलिंग हिम टू सीरीज ऑफ इक्वल एनुअल सम, आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं और फिर वहां से आपको इक्वल एनुअल बेसिस पे कोई अमाउंट मिलता है। सच एनुअल सम आर एन्यूटीज इन द हैंड ऑफ द इन्वेस्टर, तो जो आपको पर एनम जो अमाउंट मिल रहा है वो एन्यूटीज होती हैं आपके हाथ में। एन्यूटी रिसीव बाय अ प्रेजेंट एम्प्लॉयर, जो आप जहां काम कर रहे हैं आपको अपने एम्प्लॉयर से मिलती है कोई एन्यूटी, साल का कोई अमाउंट मिलता है। इज टू बी टैक्स एज सैलरी, वो सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होगा, क्योंकि जहां मालिक नौकर का संबंध होगा वहां सैलरी हेड एप्लीकेबल होगा। इट डज नॉट मैटर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेदर इट इज पेड इन परसुएंस ऑफ अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। इन परसुएंस मतलब अकॉर्डिंग टू, ये लॉ की लैंग्वेज है पर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू, वेदर इट इज पेड अकॉर्डिंग टू ऑफ अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। चाहे आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि भाई आपका एम्प्लॉयर आपको हर साल 1 लाख रुपए देगा, तो चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के तौर पे मिला है या वॉलंटरी मिला है, उसने अपनी इच्छा से जो पैसा दिया है वो एन्यूटी सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। आप ये नहीं कह सकते कि कोई कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ नहीं था, मालिक मेरे काम से खुश है इसने मुझे 1 साल के 2 लाख रुपए एन्यूटी के नाम से दे दिए, पर वो भी सैलरी हेड में ही आएंगे। चाहे कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन था यानी कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इसके लिए कोई एग्रीमेंट किया गया था, या एग्रीमेंट नहीं भी किया गया था, वो अपनी इच्छा से दे रहा है, तो भी वो आपकी सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। एन्यूटी रिसीव फ्रॉम अ पास्ट एम्प्लॉयर, अगर आप पहले कहीं और काम करते थे, आपका पुराना मालिक आपको कोई एन्यूटी देता है। इस टैक्सेबल प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, तो इसे बोला जाता है सैलरी की जगह एक तरह से प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है, क्योंकि आप काम तो कर नहीं रहे, तो अब उसे सैलरी तो नहीं बोल सकते। आप उस एम्प्लॉयर के लिए काम नहीं कर रहे, वो तो आपका पास्ट एम्प्लॉयर है, तो लॉ की लैंग्वेज में इसे टैक्स की लैंग्वेज बोलते हैं प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। एक तरह से आपको प्रॉफिट मिल रहा है, घर बैठे पैसा दे रहा है एम्प्लॉयर, तो सैलरी की जगह प्रॉफिट है, पर आएगा सैलरी हेड में, क्योंकि वो एम्प्लॉयर ही था आपका जो आपको पैसे दे रहा है। तो चाहे प्रेजेंट एम्प्लॉयर दे रहा हो, चाहे पास्ट एम्प्लॉयर दे रहा हो, वो एन्यूटी जो दे रहा है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा।
एन्युटी रिसीव फ्रॉम अ पर्सन अदर देन एन एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। पर मालिक के अलावा कोई और बंदा आपको पैसे देता है, एन्युटी देता है, तो वो आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। जैसे मान लीजिए किसी फ्रेंड ने आपकी हेल्प करने के लिए आपको 5 लाख रुपए देना शुरू कर दिया साल की, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है किसी की, 5 लाख रुपए उसे मिलते हैं अपने फ्रेंड से, ठीक है, तो एन्युटी फिक्स है कि 5 लाख रुपये हर साल देगा उसका फ्रेंड, सपोज एग्जांपल ले रहे हैं, तो वो आपका एम्प्लॉयर तो नहीं है, वो फ्रेंड है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स तो देना होगा, किसी से पैसा आपको रिसीव हो रहा है तो अभी नहीं बोल सकते मैं टैक्स नहीं दे सकता, आपको टैक्स तो पे करना होगा, ठीक है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। हाँ, इसे गिफ्ट भी बोल सकते हैं आप, कुछ केसेस में अभी आप पढ़ेंगे आगे जाके, गिफ्ट अगर रिलेटिव से मिलता है तो एग्जेम्प्ट होता है, पर फ्रेंड रिलेटिव्स के अलावा किसी और से मिलता है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। पेंशन आप समझते ही हैं, जब आप रिटायर्ड हो जाते हैं तो आफ्टर सर्टेन एज आप अचीव कर लेते हैं, एक पर्टिकुलर उम्र तक पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद आपको रिटायर्ड होना पड़ता है। रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने एक अमाउंट दिया जाता है जनरली, जिसे आप पेंशन बोलते हैं। कॉन्साइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइन पेंशन इज अ पीरियोडिक पेमेंट, ये एक पीरियोडिक पेमेंट है, टाइम टू टाइम आपको दिया जाता है, पीरियोडिक पेमेंट है जो टाइम टू टाइम आपको दिया जाता है, मेड स्पेशली बाय गवर्नमेंट, या तो गवर्नमेंट देती है और कंपनी, कोई कंपनी दे सकती है, और अदर एम्प्लॉय, कोई भी एम्प्लॉय दे सकता है टू द एम्प्लॉय इन कंसिडरेशन ऑफ पास्ट सर्विस, क्योंकि आपने पास्ट में उनके लिए काम किया है, सर्विस दी है आपने उस ऑर्गेनाइजेशन में, इससे आपको पेंशन दी जा सकती है। पेबल आफ्टर हिज रिटायरमेंट, पर आपको पेमेंट जो पे करनी होती है पेंशन रिटायरमेंट के बाद ही पे करनी होती है। अब पेंशन भी दो तरीके की हो सकती है, एक कम्यूटेड पेंशन होती है और एक अनकम्यूटेड पेंशन होती है। अब से इनमें फ़र्क क्या है? कम्यूटेड पेंशन मतलब कि अगर आप एक साथ ले लेते हैं अपनी पेंशन का पैसा, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं जब आप रिटायर्ड होते हैं। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, जब कोई पर्सन रिटायर्ड होता है तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। सपोज आप रिटायर्ड हो रहे हैं और आपकी जो पेंशन बन रही है वो 20,000 पर मंथ बन रही है। किस बेसिस पे बनती है पेंशन एक्ट पढ़ना हमें नहीं पढ़ना है, आपके क्वेश्चन में दिया होगा कि ये बंदा रिटायर्ड हो रहा है, ये पर्सन रिटायर्ड हो रहा है और इसकी ये पेंशन बन रही है पर मंथ 20,000 पर मंथ। आपका एम्प्लॉयर आपको ऑप्शन देता है या आप चूज़ कर सकते हैं ऑप्शन कि आप ये कह रहे हैं कि ऐसा कीजिए, मुझे 80% पैसा जो है पेंशन का एक साथ दे दीजिए और बाकी 20% पैसा मैं पर मंथ लूँगा। तो 20,000 का 20% अगर निकालेंगे तो 4,000 आ गया, ये तो पर मंथ आप लेंगे, ठीक है। जब तक वो एम्प्लॉय जिंदा रहेगा उसको हर महीने 4,000 रुपये मिलते रहेंगे, तो ये कहलाएगी आपकी अनकम्यूटेड पेंशन, क्योंकि आप मंथली बेसिस पे ले रहे हैं, पीरियोडिक बेसिस पे ले रहे हैं। और ये 80% पेंशन आपने छोड़ दी, यानी 16,000 रुपये हर महीने नहीं मिलेंगे। इसके बदले आपने कहा मुझे तो लमसम पैसा दे दो, तो आपके मालिक ने आपको इस 80% के बदले आपको 24 लाख रुपीज़ दे दिए, सपोज 24 लाख रुपए आपको दे दिए, तो ये कम्यूटेड पेंशन हो गई। इसे बोलते हैं कम्यूटेड पेंशन, लमसम पेंशन बोल लें या कम्यूटेड पेंशन बोल लें। ये जब आप अपनी पेंशन को एक साथ देते हैं अपनी पेंशन का ऑप्शन, तो उसको आप कम्यूटेड पेंशन बोलते हैं। अब क्वेश्चन उठता है ये कम्यूटेड पेंशन कितनी टैक्सेबल होगी और अनकम्यूटेड पेंशन कितनी टैक्सेबल होगी। देखिए, पहली बात तो कोई माइंड में भी क्वेश्चन होगा, सर ये 80% के बदले 24 लाख रुपए किस बेस पे दिए उसने, तो ये आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। ये आपके बताइए पेंशन एक्ट का तरीका है वो किस बेसिस पे कैलकुलेट होगा। आपके क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि उसने इतनी % पेंशन कम्यूटेड करा ली और इसके बदले उसे इतने पैसे मिले, किस बेस पे कैलकुलेट हुई ये हमें नहीं सीखना है, ये आपके क्वेश्चन में गिवन होगा ऑलरेडी। तो अब टैक्स की बात करते हैं। अगर टैक्स वालों ने बोला कि अगर जो अनकम्यूटेड पेंशन है जो मंथली आपको मिल रही है, तो चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो, फुली टैक्सेबल होगी, ये आपकी सैलरी का पार्ट होगा और ये फुली टैक्सेबल है, इस पर कोई छूट नहीं मिलेगी। पर अगर कम्यूटेड पेंशन की आप बात कर रहे हैं तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, सिविल सर्विसेज के जो एम्प्लॉय होंगे, डिफेंस के जो एम्प्लॉय होंगे, उनके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगी। कम्यूटेड पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्ट हो जाती है, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होता है। पर जो मंथली बेसिस पे मिल रही है, पीरियोडिक बेसिस पे मिल रही है, ये फुली टैक्सेबल होगी दोनों के लिए, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो। अब बात करते हैं जो कम्यूटेड पेंशन है किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के बंदे ने ली है, जो प्राइवेट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट वालों के लिए तो माफ़ है कम्यूटेड पेंशन। अगर आप एक साथ लेते हैं पेंशन का पैसा, लमसम लेते हैं, तो वो आपके लिए एग्जाम्प्ट है। पर अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो कितना माफ़ होगा? तो टैक्स वालों ने बोला कि अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि अगर आप 100% पेंशन एक साथ ले लेते तो कितने रुपए आपको मिलते। सबसे पहले तो आप ये पता करिए, तो ईजी है पता करना। 80% उसने पेंशन छोड़ी पर मंथ, तो उसे 24 लाख रुपए मिले, यानी जो 24 लाख रुपीज़ हैं ये 80% के इक्वल है, राइट। तो जब ये चीज़ 80% के इक्वल है, जब ये चीज़ 80% के इक्वल है, तो 100% वाली चीज़ कितनी है?
तो ये निकल के आ जाएगा 30 लाख। यानी अगर ये पर्सन पूरी 100% पेंशन एक साथ ले लेता तो इसे 30 लाख रुपए मिलते। तो सबसे पहले तो आप ये पता करेंगे कि अगर कोई पर्सन 100% पेंशन ले लेता, कम्यूटेड पेंशन लेता, तो उसे कितने रुपए मिलते। तो जब ये चीज़ 80% की इक्वल है तो 100% कितना होगा, 30 लाख आ गया अमाउंट। क्लियर। अब देखा जाएगा अगर आपने ग्रेच्युटी मिली, अभी आप एक ग्रेच्युटी भी पढ़ेंगे आगे, वैसे पहले ही बताया था ग्रेच्युटी एक अमाउंट होता है जो आपका मालिक आपके काम से खुश होकर रिटायरमेंट पे जो आपको पैसा देता है एज ए गिफ्ट, उसे आप ग्रेच्युटी बोलते हैं। एज ए गिफ्ट जो आपका एम्प्लॉयर आपको पैसे देता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो उसे ग्रेच्युटी बोलते हैं। इसे भी अभी आप पढ़ेंगे आगे कि कितनी टैक्सेबल होगी, कितनी एग्जेम्प्ट होगी, ये तो मीनिंग है। टैक्स वालों ने बोला अगर ग्रेच्युटी भी मिली है आपको तो फिर इसका तो 1/3 माफ हो जाएगा। तो 30 लाख का 1/3 निकालेंगे तो 10 लाख आएगा। 10 लाख रुपीज़ एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो मिले कितने हैं आपको, 24 लाख मिले हैं। आपने जो कम्यूटेड पेंशन ली है 80% के बदले 24 लाख, 24 लाख में से 10 लाख माफ हो जाएंगे और 14 लाख पे आपको टैक्स देना होगा। आई होप क्लियर होगा। फटाफट पढ़ लेते हैं। अगर आप कम्यूटेड पेंशन लेते हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो बिल्कुल माफ़ है, पर अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए पूरी माफ़ नहीं है, एक लिमिट है। वो कैसे कैलकुलेट होगी, पहले जितनी भी आपने कम्यूटेड पेंशन ली है उसको 100% में कन्वर्ट करेंगे। यानी अगर आप 100% पेंशन 100 ले लेते एक साथ तो कितने पैसे मिलते। तो क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि 80% लिए, 70% लिए, वॉट एवर। तो 80% के बदले से 24 लाख रुपये मिले। तो जब 80% के बदले 24 लाख रुपये मिले तो 100% के बदले कितने मिलते हैं, 30 लाख। यानी अगर ये 100% पेंशन एक साथ ले लेता, पर मंथ का ऑप्शन चूज नहीं करता बिल्कुल भी, तो इसे 30 लाख रुपए मिलते। तो अब टैक्स वालों ने बोला कि अब देखो उसे ग्रेच्युटी भी मिली है उस बंदे को या नहीं मिली है। तो ये ग्रेच्युटी मिली है तो इसका 1/3 माफ होगा 100 बेसिस पे जो कम्यूटेड पेंशन का अमाउंट आया है। तो 30 लाख का 1/3 निकालेंगे तो 10 लाख आएगा, राइट। तो मिले कितने हैं आपको पैसे, 24 लाख। 24 लाख में से 10 लाख माफ हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे और 14 लाख पे टैक्स देना होगा। और अगर ग्रेच्युटी नहीं दी है, आपके मालिक ने ग्रेच्युटी नहीं मिली है उस प्राइवेट एम्प्लॉय को, तो हाफ माफ हो जाएगा। तो 30 लाख का हाफ निकालेंगे 50% तो 15 लाख आएगा। तो 15 लाख रुपए एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। तो मिले कितने हैं आपको, 24 लाख लिए हैं आपने कम्यूटेड पेंशन के बदले, 24 में से 15 लाख माफ हो जाएंगे, 15 लाख। तो 9 लाख रुपीज़ पे आपको टैक्स देना होगा। फटाफट दोबारा रिवाइज करते हैं। पेंशन एक पीरियोडिक पेमेंट होता है। जब आप रिटायर्ड हो जाते हैं तो आपको पेंशन दी जाती है। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आप कम्यूटेड पेंशन भी ले सकते हैं और अनकम्यूटेड पेंशन भी ले सकते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। अनकम्यूटेड पेंशन मतलब हर महीने एक अमाउंट लेंगे, वो अनकम्यूटेड पेंशन होगा। कम्यूटेड पेंशन अगर आप लमसम लेंगे, पेंशन का पैसा हर महीने का ऑप्शन छोड़ेंगे, तो कम्यूटेड पेंशन उसे बोलेंगे। तो अगर आप अनकम्यूटेड पेंशन लेते हैं, मंथली पेंशन का ऑप्शन चूज करते हैं, पीरियोडिक पेंशन का ऑप्शन चूज करते हैं, तो ये फुली टैक्सेबल होता है, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो। अगर आप कम्यूटेड पेंशन ले लेते हैं, लमसम लेते हैं पेंशन का पैसा, तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो एग्जेम्प्ट होगा। प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में देखा जाएगा कि ग्रेच्युटी मिली है या नहीं मिली है। अगर ग्रेच्युटी मिली है तो जितना 100% बेसिस पे पहले कम्यूटेड पेंशन का पैसा निकाला जाएगा, 100% का जो आएगा अमाउंट उसका 1/3 माफ हो जाएगा। अगर ग्रेच्युटी मिली है तो 100% का 1/3 माफ हो जाएगा कम्यूटेड बेसिस पे, और अगर ग्रेच्युटी नहीं मिली तो हाफ 50% माफ हो जाएगा। अब पढ़ लेते हैं, अब आपको याद हो जाएगा फटाफट। पेंशन इज 2 टाइप्स, कम्यूटेड पेंशन होती है और अनकम्यूटेड पेंशन होती है। अनकम्यूटेड पेंशन रेफर मीन्स टू पेंशन रिसीव पीरियोडिकली मिलती है, यानी मंथली बेसिस पे मिलती है। इट इज़ फुली टैक्सेबल, ये पूरी तरह से टैक्सेबल होती है इन द हैंड ऑफ बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दोनों के लिए टैक्सेबल होगी। कम्यूटेड पेंशन, कम्यूटेशन मीन्स इंटरचेंज, इंटर मतलब अपोजिट हो गया, यानी लमसम मिलेगी। कम्यूटेड पेंशन मीन्स लमसम अमाउंट टेकन बाय कम्यूटिंग द होल और पार्ट ऑफ पेंशन। आप चाहो तो 100% पैसा एक साथ ले लो, या आप पार्ट ऑफ पेंशन भी बना सकते हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बनाया था कि 80% पैसा तो हमने साथ में लिया, 20% पैसा हम हर महीने लेंगे, ऐसा भी आप कर सकते हैं। Many person convert their future right to receive pension into a lump sum amount receivable immediately। आप इस बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि आप लमसम ही ले लेते हैं पेंशन का पैसा, फ्यूचर में मिलेगा। अगर आप लमसम नहीं लेंगे तो अनकम्यूटेड पेंशन होगा। तो जैसे कोई एम्प्लॉय है उसे लगता है कि मैं ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाऊंगा, पेंशन का पैसा तब तक मिलता रहेगा जब वो जिंदा रहेगा, उसे लगता है कि नहीं मैं ज़्यादा नहीं जी पाऊंगा, ठीक है। तो फिर उसके लिए सही ऑप्शन क्या है, कम्यूटेड पेंशन, कि वो एक साथ ही ले ले पेंशन का पैसा, हर महीने ना ले। तो ये तो डिपेंड करता है उस एम्प्लॉय को क्या चाह रहा है।
एग्जाम्पल दे रखा है, सपोज अ पर्सन इज एंटाइटल्ड टू रिसीव अ पेंशन ऑफ से मतलब फॉर एग्जाम्पल ₹10,000 पर मंथ। कोई बंदा है, उसे रिटायरमेंट पे 10,000 रुपये पेंशन डिसाइड हुई है फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, मतलब जब तक वो जिंदा रहेगा उसका मालिक उसे 10,000 रुपये पर मंथ पेंशन देगा। ही मे कम्यूट 1/4 दैट इज 25% ऑफ दिस अमाउंट, इसका 25% उसने कम्यूट कर लिया, यानी 10,000 का 25% आप निकालेंगे तो 2,500 आएगा, यानी 10,000 में से 2,500 रुपये तो एक साथ ले लिए उसने, तो कॉमन सेंस हर महीने अब 7.5 ही मिलेंगे, 75% पैसा हर महीने लेगा वो। एंड गेट अ लमसम अमाउंट से मतलब फॉर एग्जाम्पल ₹150, उसे 25% पैसे के छोड़ने के बदले 1.5 लाख रुपए मिले। आफ्टर कम्यूटेशन हिज पेंशन विल नाउ बी द बैलेंस 75% पैसा अब हर महीने मिलेगा 7,500 पर मंथ। एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी, टैक्स में कितनी छूट मिलेगी, अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A द पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कम्यूटेड पेंशन इज एग्जेम्प्ट सब्जेक्ट टू कंडीशन स्पेसिफाइड इन कुछ शर्तें हैं, अगर हम उन शर्तों को पूरा करते हैं तो आपको छूट मिलेगी। इट्स टैक्स ट्रीटमेंट इज डिपिक्टेड हेयर अंडर, आपको इसका टैक्स ट्रीटमेंट एक चार्ट में दिखाया गया है, डिपिक्टेड मतलब दर्शाया गया है। पेंशन दो तरह की हो सकती है, आप पढ़ चुके, कम्यूटेड जो एक साथ ले लेते हैं, अनकम्यूटेड जो हर महीने लेते हैं। अगर आप अनकम्यूटेड पेंशन लेते हैं, पीरियोडिक पेंशन लेते हैं, तो ये फुली टैक्सेबल होती है, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो। कम्यूटेड पेंशन अगर आप एक साथ लेते हैं, लमसम लेते हैं पेंशन का पैसा, तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए एग्जेम्प्ट होगा। एम्प्लॉय एट द सेंट्रल गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी, नगर निगम, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, आप मेंबर ऑफ सिविल सर्विस है, डिफेंस एटसेट्रा, मतलब कहने की बात है गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं उनके लिए फुली एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A क्लॉज 1। अगर आप अदर एम्प्लॉय यानी प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं तो फिर देखा जाएगा, आपको पढ़ाया था भी ग्रेच्युटी मिली है या ग्रेच्युटी नहीं मिली। अगर ग्रेच्युटी मिली है आपको तो 1/3 100% बेसिस पे जितनी भी कम्यूटेड पेंशन आएगी उसका 1/3 माफ हो जाएगा। 1/3 कम्यूटेड पेंशन रिसीव परसेंट, जितने परसेंट मिली है, तो फॉर्मूला बना रखा है, इसे रटने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये समझना है जितनी भी होल पेंशन वो ले सकता था, 100% पेंशन एक साथ जो ले सकता था उसका 1/3 माफ होगा। और अगर ग्रेच्युटी नहीं मिली है, इफ एम्प्लॉय डज नॉट रिसीव एनी ग्रेच्युटी, तो जितनी भी होल पेंशन वो ले सकता था उसका 50% माफ हो जाएगा। Exemption under section 10 subsection 10A in respect of commuted pensions available to an assessee irrespective of regime under which he pay tax, मतलब दोनों ऑप्शन में मिलेगी, चाहे आप न्यू टैक्स रिजिम से टैक्स दे रहे हैं, ऑप्शनल टैक्स रिजिम से टैक्स दे रहे हैं, दोनों टैक्स के ऑप्शन पे आपको ये छूट मिलेगी पेंशन की। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, विल बी एंटाइटल्ड टू एग्जेम्पशन ऑफ द कम्यूटेड पोर्शन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A क्लॉज फर्स्ट, आपको एग्जेम्पशन दी जाएगी, जजेस को लिए भी माफ हो जाएगी कम्यूटेड पेंशन। मिस्टर सागर हु रिटायर्ड, एग्जाम्पल करते हैं थर्ड, मिस्टर सागर हु रिटायर्ड ऑन 1 अक्टूबर 2023 इज रिसीविंग ₹5,000 पर मंथ एज पेंशन, आपको हर महीने 5,000 रुपये की पेंशन मिल रही है। ऑन 1 फरवरी 2024, यानी पेंशन अक्टूबर से शुरू हो गई होगी, देखिए अक्टूबर में रिटायर हो गया 1 तारीख को, तो अक्टूबर से पेंशन मिलना शुरू हो गई थी 5,000। 1 फरवरी 2024 ही कम्यूटेड 60% ऑफ हिज पेंशन, यानी फरवरी में उन्होंने ऑप्शन लिया। आप ऐसा भी कर सकते हैं, बाद में कुछ महीने बाद भी ऑप्शन ले सकते हैं कि मैं कुछ पैसा एक साथ लूँगा पेंशन का। ही कम्यूटेड 60% ऑफ हिज पेंशन, आपने अपनी 60% पेंशन को एक साथ देने का ऑप्शन चूज़ किया एंड रिसीव ₹3 लाख एज कम्यूटेड पेंशन, आपको लमसम पैसा मिला है 3 लाख रुपये 60% पेंशन हर महीने छोड़ने के बदले। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज टैक्सेबल पेंशन, आपको पेंशन बताना है कितने पे टैक्स लगेगा, अज्यूमिंग यानी एक ही क्वेश्चन को 3 बार करना है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, एक बार मानना है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एक बार मानना है ही इज अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय एंड रिसीव ग्रेजुएटी ₹5 लाख एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एक बार मानना है 5 लाख रुपए मिले, ही इज अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय एंड डिड नॉट रिसीव एनी ग्रेजुएटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एक बार मानना है वो प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय है और उसे कोई ग्रेजुएटी नहीं मिली है। अब हम करते हैं सॉल्व। 1 अक्टूबर 2023 को आप रिटायर्ड हुए, क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है, ठीक है, और आपने 1 फरवरी 24 को ऑप्शन लिया है 60% पेंशन एक साथ दे ली। तो पहले तो हम मंथली पेंशन की बात करते हैं, मंथली पेंशन जो आपको हर महीने मिलेगी, मंथली पेंशन आपको हर महीने 5,000 रुपीज़ का अमाउंट मिल रहा था पर मंथ। आप पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में चैप्टर की प्रीवियस ईयर हमारा कब से स्टार्ट होता है, प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिस साल की इनकम पे आपको टैक्स देना होता है। ये फर्स्ट अप्रैल 23 से स्टार्ट होगा
और 31 मार्च 24 को एंड होगा। आपके सितंबर एग्जाम के लिए यही है आपका प्रीवियस ईयर। 1 अप्रैल 23 से शुरू होगा और 31 मार्च 24 को एंड होगा। प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिस साल की इनकम पर आप टैक्स देते हैं। कौन सी ईयर में देते हैं? असेसमेंट ईयर। और ये एक साल आगे चलता है। 1 अप्रैल 24 से शुरू होगा और 31 मार्च 25 को एंड होगा। तो प्रीवियस ईयर में तो इनकम अर्न करते हैं जिस इनकम पे आपको टैक्स देना है, और असेसमेंट ईयर पे आप उसमें टैक्स देते हैं। असेसमेंट होता है इनकम का। तो हमें अपने प्रीवियस ईयर में गिनना है इनकम को। 1 अप्रैल 23 से शुरू होगा प्रीवियस ईयर, 31 मार्च 24 को एंड होगा। तो आप अक्टूबर से रिटायर्ड हुए, 1 अक्टूबर से देखिए। तो 1 अक्टूबर से जनवरी, फरवरी में तो आपने 60% पेंशन एक साथ ले ली ना, तो पहले अपन जनवरी तक गिनते हैं। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी 4 मंथ हुए। तो अक्टूबर से जनवरी 4 मंथ तक तो आपको पूरी 5,000 रुपये मिल रही होगी पेंशन हर महीने। 4 मंथ हो गए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो 20,000 ये तो मंथली पेंशन हो गई, ये तो फुली टैक्सेबल है। प्लस फेब्रवरी टू मार्च, मार्च तक ये तो गिनेंगे क्योंकि हमारा प्रीवियस ईयर मार्च 31 मार्च को एंड हो जाता है। तो फेब्रवरी और मार्च 2 महीने की में कितनी मिली पेंशन? आपने 60% पेंशन एक साथ ले ली, क्वेश्चन बोल रहा है। तो 5,000 का 60% तो एक साथ ले लिया, तो अब हर महीने कितने मिलेगा? 40%। तो 5,000 का 40% अगर आप निकालेंगे तो 2,000 ही आएगा, राइट। इंटू 2, फेब्रवरी मार्च 2 महीने, 2 महीने 2,000 मिलेंगे, तो ये हो गया 4,000। टोटल मंथली पेंशन हो गई प्रीवियस ईयर में 24,000। और मंथली पेंशन फुली टैक्सेबल होती है, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो, मंथली पेंशन फुली टैक्सेबल है। तो तीनों ऑप्शन में 24,000 रुपये तो टैक्सेबल होंगे ही होंगे क्योंकि मंथली पेंशन है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फटाफट रिवाइज कर लें। 1 अक्टूबर से आप रिटायर्ड हुए, अपना प्रीवियस ईयर अप्रैल 23 से शुरू होता है और 31 मार्च 24 तक चलता है। तो हमें तो इसी पीरियड से मतलब है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने की हमें पेंशन कैलकुलेट करनी है। फरवरी तक तो जनवरी तक तो उन्हें पूरे 5,000 रुपये मिलते होंगे। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में तो 20,000 रुपये हो गई मंथली पेंशन। फरवरी से इन्होंने 60% पेंशन कम्यूटेड करा ली, एक साथ ले ली, तो हर महीने अब 40% मिलेंगे। तो 5,000 का 40% आप निकालेंगे, 40%, तो 2,000 आएगा। तो फरवरी मार्च 2 महीने के लिए 2,000 और मंथली पेंशन हो गई 24,000। मंथली पेंशन फुली टैक्सेबल होती है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो। अब हम बात करते हैं कम्यूटेड पेंशन जो एक साथ इन्होंने ली। कम्यूटेड पेंशन, आप क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है 60% पेंशन एक साथ ले ली और इसके बदले में 3 लाख रुपए मिले, ठीक है। 3 लाख रुपीज़ आपको रिसीव हुए। पहले केस में बोल रहा है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो एग्जेम्प्ट आप पढ़ चुके हैं। अगर आप कम्यूटेड पेंशन लेते हैं, लमसम पेंशन लेते हैं, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो एग्जेम्प्ट हो जाती है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो पहले केस में हो जाएगा नील, कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी। आप लिख देंगे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इसके लिए 100% एग्जेम्प्ट है। दूसरे केस में मानना है प्राइवेट एम्प्लॉय है, तो 60% आपने पढ़ा था कि अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो और कम्यूटेड पेंशन लेते हैं तो पूरी नहीं माफ़ होगी, एक लिमिट है, उस लिमिट तक माफ़ हो जाएगी। उससे ज़्यादा पैसा मिला है तो टैक्स देना होगा। तो 60% पेंशन के बदले 3 लाख रुपए मिले। तो आपने पढ़ा था पहले ये देखना होगा कि अगर वो 100% पेंशन एक साथ ले लेता, हर महीने वाला ऑप्शन छोड़ देता, 100% पेंशन कम्यूटेड करा लेता, लमसम ले लेता, तो उससे कितने रुपए मिलते। तो निकालना ईजी है। जब ये चीज़ 60% के इक्वल है, आपने 3 लाख रुपए ले लिए 60% के बदले, जब ये चीज़ 60% के इक्वल है, 60% के बराबर है, तो बताइए 100% वाली चीज़ कितनी होगी। यानी 100% पेंशन अगर वो एक साथ ले लेता तो कितने रुपए मिलते। तो जब ये चीज़ 60% के इक्वल है तो 100% वाला अमाउंट कितना होगा? 5 लाख, राइट। ये 5 लाख आ जाएगा। अब आपने पढ़ा था अगर आपको ग्रेच्युटी भी मिली हो उस प्राइवेट एम्प्लॉय को, तो इस 5 लाख का जितना भी 100% बेसिस पे होल पेंशन का अमाउंट आया, इस 5 लाख का 1/3 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और अगर ग्रेच्युटी नहीं मिली है तो हाफ एग्जेम्प्ट होगा। दो केसेस में, एक बार मानना है ग्रेच्युटी मिली है, एक बार मानना है ग्रेच्युटी नहीं मिली है। अमाउंट कितना मिला है ग्रेच्युटी का उससे मतलब नहीं, हमें तो बस ये देखना है ग्रेच्युटी मिली है या नहीं मिली है। अगर ग्रेच्युटी मिली है तो जितनी भी जितना भी होल पेंशन का अमाउंट आया 100% बेसिस पे, उसका 1/3 माफ होगा। तो इसमें पहले दूसरे केस में लिखा है कि रिसीव हुई है 5 लाख की ग्रेच्युटी, तो इसका 1/3 माफ होगा आपका, ठीक है, 100% बेसिस पे जो अमाउंट आया, ठीक है। ग्रेच्युटी का अमाउंट कितना मिला उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे बस ग्रेच्युटी मिली है नहीं मिली है वो देखना है। तो 5 लाख का 1/3 अगर आप निकालेंगे तो 1,66,667 आएगा। तो ये अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मिले कितने हैं? 3 लाख। 3 लाख में से आपका 1,66,667 एग्जेम्प्ट हो जाएगा और 1,33,333 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। 1/3 तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 1,66,667 और 1,33,333 टैक्सेबल होगा।
तो 24,000 रुपये तो मंथली पेंशन, वो तो फुली टैक्सेबल है, प्लस 1,33,333, टोटल 1,57,333 टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरे केस में आपका आंसर आएगा। क्लियर। तीसरा केस है कि आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं पर आपको ग्रेचुटी नहीं मिली है। तो ग्रेचुटी नहीं मिली है तो जितना 100% बेसिस पे होल अमाउंट आया पेंशन का, उसका 50% माफ होगा। तो 5 लाख का 50% आप निकालेंगे तो 2.5 लाख आएगा, राइट। 2.5 लाख रुपए एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। मिली कितनी है? 3 लाख रुपए मिले हैं। 3 लाख में से 2.5 लाख रुपए आपके माफ हो जाएंगे, 50,000 रुपये टैक्सेबल होंगे। तो और 24,000 मंथली पेंशन तो फुली टैक्सेबल होगी। इस केस में आपका आंसर हो जाएगा टोटल 74,000। क्लियर। तो आप देख सकते हैं पहले केस में तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो जो कम्यूटेड पेंशन आपने ली थी वो तो फुली एग्जेम्प्ट हो गई आपके लिए। और दूसरे केस में अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉई हैं तो बता दिया था इसमें से 1/3 माफ हो जाएगा 100% पेंशन का, और 133 टैक्सेबल होगा। 24,000 मंथली पेंशन तो आपका आंसर 157,333 आ गया। और अगर आप ग्रेचुटी नहीं मिली है तो हाफ माफ हो गया 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए आ गया। और 3 लाख में से 2.5 लाख रुपए माफ हो जाएंगे, 50,000 ये टैक्सेबल, 24,000 मंथली पेंशन फुली टैक्सेबल, और 74,000 आपको मिलेंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। Exemption in respect of pension received by recipient of gallantry award, सेक्शन 10 सबसेक्शन 18। ये गैलेंट्री अवार्ड आपको पता ही है, टीवी आप देखते हैं, ठीक है। 26 जनवरी को आप देखते हैं कि जो आर्मी नेवी के लोग होते हैं उन्हें परमवीर चक्र, महावीर चक्र ये दिए जाते हैं क्योंकि वो आपके देश के लिए काम कर रहे हैं, देश को प्रोटेक्ट करते हैं, और तो उन्हें अवार्ड दिए जाते हैं। तो इन अवार्ड रिसीविंग पर्सन को पेंशन भी मिलेगी। जब वो रिटायर्ड होंगे तो उनको या उनकी फैमिली मेम्बर को पेंशन दी जाएगी, तो वो उनके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अब हमें ये पढ़ना है कि किन किन लोगों के लिए माफ़ होगी, कौन से अवार्ड विनिंग पर्सनस के लिए एग्जेम्पशन माफ, पेंशन जो मिल रही है हर महीने भी जो पेंशन मिल रही है वो माफ़ हो जाएगी। एनी इनकम बाय वे ऑफ पेंशन रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल को पेंशन मिलती है, इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स इफ सच इंडिविजुअल वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। या तो आप राज्य सरकार के कर्मचारी थे या केंद्र सरकार के कर्मचारी थे, पहली कंडीशन। दूसरी एंड लग रहा है, देखिए, और यानी दोनों साथ में पूरी होनी चाहिए कंडीशन। एंड बी हैज़ बीन अवॉर्डेड, आपको दिया गया है अवार्ड, कौन सा, परमवीर चक्र आपको मिल चुका है, या महावीर चक्र आपको मिला है, या वीर चक्र आपको मिला है, और सच अदर गैलेंट्री अवार्ड, कोई भी अवार्ड आपको दिया गया है, नोटिफाई कर रखा है, जो कि नोटिफाइड है, बता रखा है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। इन केस ऑफ डेथ ऑफ सच इंडिविजुअल, अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है जिससे अवार्ड मिला था, तो उसकी फैमिली मेम्बर यानी उसकी विडो को मिलने लग जाती है पेंशन, यानी जो उसकी विधवा होती है, विडो होती है, उसको पेंशन दी जाती है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ सच इंडिविजुअल, एनी इनकम बाय वे ऑफ फैमिली पेंशन के नाम से कोई इनकम होती है रिसीव बाय एनी मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ सच इंडिविजुअल्स, के परिवार को पेंशन मिल रही है, शैल ऑल्सो बी एग्जेम्प्ट अंडर दिस क्लॉज, वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, यानी फैमिली पेंशन भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, और उस अगर वो जिंदा है खुद, उसको जो पेंशन मिल रही है वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। क्लियर। वैसे तो हमने क्या पढ़ा था अभी कि मंथली पेंशन अगर मिलती है तो फुली टैक्सेबल होती है, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो। पर इन लोगों के लिए जिन्हें परमवीर चक्र मिल चुका है, या महावीर चक्र मिल चुका है, या वीर चक्र मिल चुका है, या कोई भी गैलेंट्री अवार्ड मिल चुका है जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर रखा है, तो उनको मिल रही है या उनके फैमिली मेंबर को मिल रही है पेंशन, वो उनके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगी, कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब यहाँ पे फैमिली का मतलब क्या है, फैमिली में कौन कौन आ सकता है। फैमिली इन रिलेशन टू इंडिविजुअल मीन्स द स्पाउस, उसका जीवन साथी हो गया, चिल्ड्रन हो गए, बच्चे हो गए ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। एंड द पेरेंट्स हो सकते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल और एनी ऑफ देम, यानी माँ बाप हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं उस इंडिविजुअल के, या उनमें से कोई हो सकता है। होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल, जो आप पर डिपेंड करते हैं, यानी जो उस इंडिविजुअल पर डिपेंड करते थे अपनी जीविकोपार्जन के लिए, अपनी डे टू डे खर्चों के लिए, मेनली वो इस बंदे पर डिपेंड करते थे। इसे परमवीर चक्र या महावीर चक्र मिला है या वीर चक्र मिला है, तो इसकी डेथ हो जाती है अगर, तो उसके पेरेंट्स को, ब्रदर को, सिस्टर को जो पेंशन मिलती है, सबको तो मिलेगी नहीं, किसी एक को ही नॉमिनेट करके गया होगा, नॉमिनेट करके जाता है वो बंदा, या नॉमिनेट नहीं करके गया तो कोर्ट डिसाइड करता है कि कोई डिस्प्यूट होता है कि किससे पेंशन मिलेगी, तो उस बंदे के लिए भी एग्जेम्प्ट होगी अगर वो बंदा होली पूरी तरीके से या मेनली डिपेंडेंट था उस इंडिविजुअल पे। क्लियर। Exemption under section 10 subsection 18 would be available to an assessee irrespective of tax regime under which he pay tax। वही दोनों ऑप्शन पे मिलेगी, चाहे आप न्यू रेट से टैक्स दें चाहे ओल्ड रेट से टैक्स दें, दोनों ऑप्शन पे आपको ये छूट मिलेगी। तो ये समझ में आ गया होगा कि कोई गैलेंट्री अवार्ड अगर किसी इंडिविजुअल को मिला है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर रखा है, अब चाहे वो परमवीर चक्र हो, चाहे वो महावीर चक्र हो, चाहे वो वीर चक्र हो, या कोई भी नोटिफाइड
गैलेंट्री अवार्ड है, तो वो जो पेंशन मिल रही है महीने की एक साथ दे रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। अगर मंथली भी ले रहा है वो पेंशन तो भी एग्जेम्प्ट होगा, या तो वो खुद ले रहा है और उसकी डेथ हो गई तो उसका स्पाउस ले रहे हैं, बच्चे और जीवन साथी ले रहे हैं तो भी एग्जेम्प्ट है। चाहे बच्चे डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, चाहे स्पाउस डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, ये तो एग्जेम्प्ट हो गए। पर माँ बाप भाई बहन को अगर मिल रही है पेंशन, में से किसी को भी मिल रही है, तो ये तभी एग्जेम्प्ट होगी जब माँ बाप भाई बहन उस पर डिपेंड करते थे। नेक्स्ट, exemption of disability person pension granted to disabled personnel of armed forces। disabled person तो आप समझते हैं जो handicapped हो जाता है किसी रीजन से, of armed forces who have been invalidated on account of disability। invalidate out मतलब invalidate का मतलब होता है कि आपको मजबूर किया जा रहा है जॉब छोड़ने के लिए क्योंकि आप डिसेबल हो चुके हैं, attributable to और aggravated बाय सच सर्विस। जैसे आर्मी के लोग की पोस्टिंग हो गई, आर्मी में है आप, नेवी में हैं या एयरफोर्स में हैं, तो कई बार अटैक हो जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में आप देखते रहते हैं कुछ ना कुछ होता रहता है, ठीक है, तो वहाँ पे कोई एनकाउंटर हुआ और आपको चोट लग गई, उस एम्प्लॉय को चोट लग गई और वो डिसेबल हो गया। डिसेबल किसी भी रीज़न से हो सकता है, ठीक है, तो अगर आप में कोई डिसेबिलिटी आ जाती है आर्मी के पर्सन में तो वो काम नहीं कर पाएगा, अब वो ड्यूटी पे परफॉर्म नहीं कर पाएगा, बॉर्डर पे नहीं रह पाएगा, वो हैंडीकैप्ड हो चुका है, तो उसे कहा जाता है कि आप रिटायरमेंट ले लीजिए। अब वो रिटायरमेंट जबरन दिया जा रहा है ना, मतलब आप तो नहीं लेना चाहते पर आपको दिया जा रहा है क्योंकि आप अब वो काम नहीं कर पाएंगे, वो बहुत डिफिकल्ट है, वो अब हैंडीकैप हो चुका है वो बंदा, तो उसे जो पेंशन दी जाएगी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी और होनी भी चाहिए, उसने देश की सेवा की है और कर रहा है वो आगे। एग्जेम्पशन इसमें बोलता है एंटायर डिसेबिलिटी पेंशन, जो भी डिसेबिलिटी पेंशन दी जाएगी, आप इस पेंशन का नाम होगा डिसेबिलिटी पेंशन, को डिसेबिलिटी की वजह से आपको दी जा रही है, दैट इज डिसेबिलिटी एलिमेंट एंड सर्विस एलिमेंट ऑफ पेंशन ग्रांटेड टू मेंबर ऑफ नेवल। नेवल आप समझते हैं नेवी होती है जो पानी में रक्षा करती है, मिलिट्री होती है, ठीक है, और एयरफोर्स। मिलिट्री तो जो ऑन ग्राउंड आपकी प्रोटेक्शन करती है, एयरफोर्स में हो सकते हैं जो स्काई में आपकी प्रोटेक्शन करती है, आप नेवी में हो सकते हैं, मिलिट्री में हो सकते हैं या एयरफोर्स में हो सकते हैं। हु हैव बीन इनवैलिडेट आउट। इनवैलिडेट आउट का वैसे नॉर्मल मीनिंग होता है कि आपको जबरन निकाला जा रहा है, मतलब जानबूझ के आपको रिटायर किया जा रहा है ऑफ नेवल, मिलिट्री और एयरफोर्स सर्विसेज से ऑन अकाउंट ऑफ बॉडीली डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल, क्योंकि आपकी डिसेबिलिटी हुई है, विकलांगता हुई है बॉडी में। एट्रीब्यूटेबल मतलब वो रिलेटेड है, एग्रावेटेड बाय सच सर्विस, उस सर्विस की वजह से हुई है, वुड बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ठीक है। जैसे कोई पर्सन है, सपोज वो आर्मी में जॉब करता है, ठीक है, अब वो वो घर गया हुआ है, वो घर गया हुआ था और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, अब वो डिसेबल हो जाता है, तो अब पेंशन उसे, अब वो काम तो नहीं कर सकता, तो घर बैठे अगर पेंशन मिलेगी तो वो एग्जेम्प्ट होगी नहीं, वो तो टैक्सेबल होगी, क्योंकि वो जो डिसेबिलिटी हुई है वो जॉब से रिलेटेड नहीं है। अगर आपको जॉब पर भेजा गया था, आपको जैसे बॉर्डर पे तैनात किया गया था, आपकी मुठभेड़ हो जाती है, किसी से लड़ाई छिड़ जाती है, फिर आप डिसेबल होते हैं तो एग्जेम्प्ट होगी। यानी कि आप घर पे गए हुए, कोई पर्सनल काम से कोई एक्सीडेंट होता है और फिर डिसेबल हो जाते हैं तो वो डिसेबिलिटी पेंशन नहीं काउंट की जाएगी टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर। अगर आप जॉब के एट्रीब्यूट, मतलब वो जो डिसेबिलिटी हुई है वो एट्रीब्यूटेबल है, रिलेटेड आपकी सर्विस से, आप सर्विस कर रहे थे, इस वजह से आपको डिसेबल हुए हैं, कोई मुठभेड़ हो गई है, कोई लड़ाई हुई है जिसमें विकलांगता आई है, तो आपको एग्जेम्पशन दी जाएगी। तो सीबीडीटी आप समझते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो इनकम टैक्स के मैटर देखता है। दो बोर्ड हैं हमारे देश में, एक तो सीबीडीटी है और एक आपका इंडायरेक्ट टैक्स के लिए सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, जो जीएसटी और कस्टम के मैटर देखता है। तो सीबीडीटी ने वाइड दिस सर्कुलर निकाला है। सर्कुलर निकालना पड़ता है, कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि डिसेबिलिटी पेंशन सबको मिल रही है क्या, जो जॉब पे डिसेबल हुआ है या घर पे डिसेबल हुआ है। तो सीबीडीटी ने क्लैरिफाई किया है दैट एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन वुड बी अवेलेबल टू ऑल आर्म फोर्सेज पर्सन, सभी ऑल आर्म फोर्सेज पर्सन को दी जाएगी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रैंक। रैंक होती है ना इसमें भी, भाई ये ऑफिसर होगा, ये जूनियर होगा, रैंक होती है इसमें भी, नेवी आर्मी में, तो रैंक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ऑफिसर ग्रेड में हो चाहे जूनियर ग्रेड में हो, सबको मिलेगी। हु हैव बीन इनवैलिडेट आउट, जिसको छोड़ी जा रही है, जो मजबूर किया जा रहा है, सच सर्विस ऑन अकाउंट ऑफ बॉडीली डिसेबिलिटी, क्योंकि उसकी बॉडी में कोई डिसेबिलिटी आई है। एट्रीब्यूटेबल मतलब जो रिलेटेड है
टू और एग्रावेटेड बाय सच सर्विस, उस जॉब की वजह से उस दुर्घटना हुई है। हाउएवर सच टैक्स एग्जेम्पशन विल बी अवेलेबल ओनली टू आर्म फोर्सेस पर्सन, ये केवल आर्मी के लोगों को मिलेगी, यानी जो नेवी, मिलिट्री और एयरफोर्स में काम करते हैं। हु हैव बीन इनवैलिडेट आउट, जिन्हें निकाला गया है, मजबूर किया जा रहा है सर्विस से छोड़ने के लिए ऑन अकाउंट ऑफ बॉडीली डिसेबिलिटी, क्योंकि उनकी बॉडी में कोई डिसेबिलिटी आ चुकी है, एट्रीब्यूटेबल टू और एग्रावेटेड बाय सच सर्विस, एंड नॉट टू पर्सन हु हैव बीन रिटायर्ड ऑन सुपरएन्यूएशन ऑन और अदरवाइज। सुपरएन्यूएशन एक एज के बाद अगर आप रिटायरमेंट लेते हैं तो सुपरएन्यूएशन बोलते हैं, या किसी तरह से बीआरएस लेना, आप अपनी इच्छा से रिटायर्ड हो रहे हैं तो आपको पेंशन मिल रही है तो नहीं मिलेगी। ये एग्जेम्पशन तभी मिलेगी जब किसी जॉब पर रहते हुए कोई दुर्घटना हुई है जिससे आपकी बॉडी में कोई डैमेज आ गया है, आप डिसेबल हो गए और आपको पेंशन दी जा रही है तो एग्जेम्प्ट होगी। पर अगर आप खुद की इच्छा से रिटायरमेंट लेते हैं, सुपरएन्यूएशन आफ्टर सर्टेन एज आप रिटायर्ड होते हैं, किसी भी तरीके से आप रिटायर्ड हो रहे हैं और कोई डिसेबिलिटी की वजह से रिटायर्ड नहीं हो रहे, तो जो पेंशन मिलेगी वो फुली टैक्सेबल होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा पॉइंट कि अगर आप कोई नेवी में काम करता है, आर्मी मिलिट्री फोर्सेस में काम करता है, एयरफोर्स में काम करता है और जॉब में रहते हुए उसकी बॉडी में कोई डिसेबिलिटी आ जाती है जिसकी वजह से उसे इनवैलिडेट आउट किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है कि आप जॉब छोड़ दीजिए क्योंकि आप वो काम नहीं कर पाएंगे, तो आपको जो पेंशन दी जाएगी वो फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगी, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट सैलरी वाले चैप्टर्स में, अब 5 मिनट, ताकि आपको फटाफट याद भी हो जाए, पुराना कई बार भूल जाते हैं। सैलरी में आप पढ़ रहे हैं, सैलरी में कोई इनकम तभी टैक्सेबल होगी, हम पहला हेड पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, आप पढ़ चुके हैं ग्रॉस टोटल इनकम, 5 हेड का टोटल ग्रॉस टोटल इनकम कहलाता है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो आप पहला हेड पढ़ रहे हैं सेक्शन 15 से लेकर 17 सेक्शन तक। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन जहाँ पे भी होगा वहाँ पे जो आपको इनकम दी जाएगी वो सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी, चाहे फुल टाइम जॉब करते हो चाहे पार्ट टाइम जॉब करते हो, एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर होंगे तब भी सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। फोरगोइंग ऑफ सैलरी आपने पढ़ा था, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में अपनी सैलरी छोड़ देते, कई बार सुनामी आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे अपील करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में अगर आप अपनी कोई सैलरी डोनेट कर देते हैं तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर किसी और रीज़न से छोड़ते हैं तो टैक्स आपको देना होगा। सरेंडर ऑफ सैलरी वही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में अगर आप अपनी सैलरी सरेंडर कर देते हैं तो माफ़ हो जाएगा। सैलरी पे टैक्स फ्री, कोई भी सैलरी टैक्स फ्री नहीं होती, वो टीडीएस कटता है, वो तुम्हें पता ही है कि अभी आप आगे ही पढ़ेंगे कि अगर एक लिमिट से ज़्यादा आपको सैलरी का अमाउंट देता है आपका एम्प्लॉयर तो इंडिया में रूल है वो पहले ही टैक्स काट के पे करता है, तो वो सैलरी पे टैक्स फ्री नहीं बोल सकते क्योंकि टीडीएस तो वो आपके नाम से जमा कराता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को। प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी देखा जाता है, अगर इंडिया में आप जॉब कर रहे हैं, इंडिया से कमा रहे हैं तभी तो देंगे आप टैक्स। अगर आप इंडिया से नहीं कमा रहे हैं और आप इंडिया में रेजिडेंट नहीं हैं तो बाहर कमा रहे हैं तो इंडिया में कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा सैलरी पर। फिर आपने पढ़ लिया था कि ये तो एम्बेसी वाला हो गया पॉइंट। बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन 15, बेसिस ऑफ चार्ज के मतलब किस बेस पे सैलरी पर टैक्स देना होता है आपको, या तो सैलरी ड्यू हो जाए आपने कमा ली पर मिली नहीं, या रिसीव हो जाए अगर आपने एडवांस बेसिस पे ले ली विच एवर इज अर्लियर, या तो सैलरी ड्यू हो जाए या रिसीव हो जाए विच एवर इज अर्लियर, सेक्शन 15 ये बोलता है उस बेसिस पे सैलरी पे आपको टैक्स देना होता है। एडवांस सैलरी मतलब अपने नेक्स्ट की सैलरी या कुछ महीनों की सैलरी इस साल ही ले ली तो आपको इस साल ही टैक्स देना होगा। एरियर ऑफ सैलरी मतलब जब बैक डेट से आपकी सैलरी बढ़ा दी जाती है, जैसे आपके मालिक ने बोला कि आपकी सैलरी हर महीने 5,000 रुपये बढ़ जाएगी तो आज से बढ़नी चाहिए, पर वो कह रहा है नहीं पिछले 6 महीने से बढ़ा दी जाएगी, नहीं बैक डेट से अप्लाई किया जाएगा, डिसीजन रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया जाएगा, बैक डेट से अप्लाई किया जाएगा। तो जब बैक डेट से आपकी सैलरी बढ़ा दी जाती है तो फिर आपको बैक डेट से जैसे 5,000 रुपये बढ़ गए पिछले 6 महीने से तो 5,000 इंटू 6 30,000 मिलेंगे आपको एक साथ, तो वो एरियर ऑफ सैलरी कहलाता है और ये भी फुली टैक्सेबल होता है। जिस साल आपको रिसीव होता है एरियर उस साल टैक्सेबल होगा। तो एरियर ऑफ सैलरी मतलब जब बैक डेट से रेट्रोस्पेक्टिवली आपकी सैलरी बढ़ा दी जाती है तो आपको जो अमाउंट मिलता है उसे एरियर ऑफ सैलरी बोलते हैं, वो फुली टैक्सेबल होता है। फिर आपने मीनिंग ऑफ सैलरी तो पढ़ ही दिया था, कोई ज़्यादा नहीं, वेजेस अलाउंस। HRA जो इंपॉर्टेंट अलाउंस आपने पढ़ा था कि हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस जो है उसकी एग्जेम्पशन दी जाती है, छूट दी जाती है सेक्शन 10 सब सेक्शन 13 अगर आपको मालिक आपका रेंट पे करने के लिए पैसे देता है तो इसे आप हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं, और अगर आप रेंट पे करते हैं तो आपको छूट दी जाती है।
कितनी छूट दी जाती है आप पढ़ चुके हैं। 3 पॉइंट करने होते हैं, तीनों में से जो कम होता है विच आर लेस वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। अगर आप दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई इन मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो पहला पॉइंट तो होता है एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जितना आपको अलाउंस मिला। दूसरा होता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी और 50% ऑफ सैलरी। ठीक है, इन तीनों में विच आर जो लेस होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एक्चुअल अमाउंट रिसीव, दूसरा होता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तीसरा होता है 50% ऑफ सैलरी। ठीक है, अब यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या है, सैलरी में 3 चीज़ें आएंगी। बेसिक सैलरी जो आपकी पे स्केल से कैलकुलेट होती है, बेसिक सैलरी, प्लस डीएनएस अलाउंस अगर वो कंडीशनल है तो डीएनएस अलाउंस कब कंडीशनल होगा, अगर क्वेश्चन में इन तीनों में से कोई भी पॉइंट आ जाए, कोई लाइन लिखी आ जाए डीएनएस अलाउंस के बारे में, महंगाई भत्ते के बारे में, तो डीएनएस अलाउंस टैक्सेबल कंडीशनल माना जाता है। एक तो ये फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी, ये लिखा आ जाए क्वेश्चन में कि सैलरी का मेन पार्ट है फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी, या अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको मिलता है, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको मिलता है, या ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स की कैलकुलेशन में ऐड होता है। इन तीनों में से एक भी लाइन लिखी आ जाए डीएनएस अलाउंस के बारे में तो कहा जाता है डीएनएस अलाउंस कंडीशनल हो गया। एक तो वो फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी है, एफओआरएम फॉर्म मतलब मेन पार्ट है सैलरी का, या अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको रिसीव होता है, या फिर वो रिटायरमेंट बेनिफिट की कैलकुलेशन में ऐड होता है, तो आप डी को लेंगे। और प्लस अगर आपको फिक्स परसेंट से कमीशन मिलता है सेल पर, आप सेल करते हैं तो कई जगह आपको सेल पे कमीशन मिलता है, सेल पे फिक्स परसेंट से कमीशन मिलता है, तो वो तीनों का टोटल सैलरी कहलाएगा। एक तो बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस अगर कंडीशन हो तो, प्लस पर फिक्स रेट से अगर आपको कमीशन मिल रहा है सेल पे, तो इन तीनों का टोटल होगा यहाँ पे सैलरी। अगर आप अदर सिटीज़ में रहते हैं तो 3 पॉइंट कंपेयर करने होंगे। पहला पॉइंट होगा एक्चुअल अमाउंट रिसीव, दूसरा वही फॉर्मूला रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और तीसरा पॉइंट हो जाएगा 40%। अगर आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के अलावा किसी और शहर में किराया दे रहे हैं तो 40% ऑफ सैलरी लिया जाएगा। अगर आप किराया देंगे तो ये छूट मिलेगी एचआरए की। अगर आप रेंट पे नहीं करते हैं तो फुल टैक्स जो एचआरए आपको दिया जा रहा है वो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। या फिर आपने 4 महीने किराया दिया, बाकी आप खुद के मकान में रहे तो 4 महीने तक की छूट मिलेगी, यानी 4 महीने की होगी फिर कैलकुलेशन। बाकी 8 महीने का जो एचआरए मिला है वो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। यानी एचआरए 2 केसेस में फुली टैक्सेबल होगा, या तो आप रेंट ही पे नहीं कर रहे हैं या रेंट पे कर रहे हैं पर सैलरी के 10% से कम दे रहे हैं। अगर मान लीजिए रेंट पे 10 रुपये सपोज एग्जांपल, और सैलरी का जो 10% 15 आ रहा है, तो ये एग्जाम्पशन माइनस में आ जाएगी। 10 में से 15 घटाऊंगा तो माइनस के 5, पर आप पढ़ चुके हैं एग्जाम्पशन कभी माइनस में नहीं हो सकती है। अगर ये माइनस में आ रही है तो इसका मतलब यहाँ आपको निल लिखना है। एग्जाम्पशन में बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम्पशन माइनस में नहीं जा सकती। हाँ, डिडक्शन माइनस में जा सकती है, अभी आप आगे पढ़ेंगे, पर ये एग्जाम्पशन पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पशन भाई 10 रुपये कमाए तो 10 रुपये तो माफ़ कर सकती है गवर्नमेंट, ज़्यादा थोड़ी। तो एग्जाम्पशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, माइनस में नहीं हो सकती। तो अगर 10 रुपये रेंट पेड कम है और सैलरी का 10% ज़्यादा आ रहा है तो फिर माइनस में आ जाएगा। तो माइनस जब आएगा तो हम अमाउंट नहीं लिखेंगे, हम निल लिख देंगे। तो विच है लेस, इन तीनों में से जो कम है तो जीरो ही कम आएगा। जीरो मतलब कुछ भी माफ़ नहीं होगा, फुली एचआरए टैक्सेबल होगा। यानी इन दो केसेस में एचआरए फुली टैक्सेबल हो जाता है। या तो आप रेंट ही पे नहीं कर रहे हैं, या रेंट पे तो कर रहे हैं पर सैलरी के 10% से कम पे कर रहे हैं, तो जो आपको हाउस रेंट अलाउंस दिया जा रहा है वो फुली टैक्सेबल होगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अगर कोई पर्सनल आपकी प्रॉब्लम आ रही है आपको समझ में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, इससे मोटिवेशन मिलता है क्लासेस बनाने में। और थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।